अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। और आज क्योंकि बड़ा अहम दिन है, वफाकी हुकूमत पहला अपना बजट पेश करने जा रही है और बजट के हवाले से आप देख रहे हैं मुबाहिसे जारी है, मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम्स भी नशर हो रहे हैं और हमने भी ये रात से सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें बजट के हवाले से बात हो रही है। बहरहाल ज़्यादा तो कोई तवक्कुआत नहीं है आवाम की कि उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकेगा। ये आपने अक्सर सुना होगा कि ये अल्फाजों का और नंबर्स का जो है वो गोरख धंधा होता है, आगे पीछे करना और इस तरह लोगों को जो है वो इसमें उलझा कर रख देना। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है कि किस तरह ये आदाद शुमार जो आगे पीछे किए जाते हैं और फिर कहीं पे महंगाई आपको कम नज़र आती है, कहीं पे आपको और दीगर मामला बेहतर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल एक आम आदमी ये जानता है या समझता है कि जिस दिन उसका मयार ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाए तो वो ये समझ आएगा कि आपके मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर तौर पर काम कर रही है। इसका अंदाज़ा लगाना बेहद आसान है। उसको कतई इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है स्टॉक मार्केट की वो कितनी बढ़ जाती है, इंडेक्स इस वक्त आपका ऑल टाइम हाई पर है, या कितनी मार्केट अपने आप को करेक्ट कर ले, कितनी उसमें फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो आ जाए, इसका इससे कोई गर्ज नहीं है। और इसी तरह के आपने क्या एक्सपोर्ट्स के टारगेट रखे थे, आपने टैक्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल आपने ज़रूर उससे टैक्स मज़ीद वसूल करना है। 1000 अरब से ज़्यादा का टारगेट अगर आप सेट करेंगे तो कैसे अचीव करेंगे। वज़ीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे थे मिलजुल कर जो है वो काम करना। अब ये मिलजुल वाली जो बात है ना, गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर गुफ्तगू होती रही कि ये मिलना और जुलना जो है ना, ये कतई लोगों को जो है वो अब उनके लिए साजगार नहीं हो सकता है। अब आपकी तरफ से ये जुलना पड़ेगा और मिलना भी पड़ेगा। ये जितना मिलजुल की जो टर्म आपने इस्तेमाल की है ना, ये सारी आपने आवाम से ही वसूल करना है। इसको मिलना जुलना ना कहें, ये वन साइडेड है, यानी आपने ही मिलना है हुकूमत से जाकर और उनको पैसे मजीद देने हैं ताकि वो अपने अखराजात को पूरा कर सकें। बहरहाल इन मामला पर गुफ्तगू करेंगे, बाकी और दीगर मामला भी ज़ेर बहस आएंगे। सुबह के वक्त बड़े अहम मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले जनाब फ़ारूक अफजल साहब हमारे अपने बड़े करीबी हैं और बजट का मौका हो, दीगर मामलात हों, फ़ारूक भाई को हम ज़हमत देते हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं मुल्क की मौशी सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर। क्रिकेट पे भी बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, कभी मौका मिलेगा फ़ारूक भाई से क्रिकेट पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा जनाब तशरीफ़ फरमाएँ प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जो शऊर के ऊपर काम कर रहे हैं। एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है और मेरा दिल करता है कि मैं उनको रोज़ाना प्रोग्राम में बुलाऊं, कम से कम 1-2 घंटा तो ज़रूर इसके ऊपर बात करूं, क्योंकि इस वक्त जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा कहत पाया जाता है वो शऊर ही है और सलमान राजा जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सलमान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फारूक भाई, क्या बात करें ना, क्रिकेट टीम सही काम करती है और लोग सोशल मीडिया पे तबसरे और तज्जिए करते हैं, बड़े दिलचस्प तज्जिए करते हैं कि जैसे मुल्क की मईशत है वैसी क्रिकेट टीम है। और बिल्कुल सही बात है कि वो जैसे धक्का स्टार्ट है, कभी यहाँ से पकड़ के उसको डाल दिया, इधर चला दिया, वही सूरत हाल है। अब कल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जारी हो गया, रात को हम और आप बात करते रहे काफ़ी देर तक इसके ऊपर। मैं क्या सुनाऊं लोगों को, क्या पेश करूं। वो रिपोर्ट का जो आगाज़ होता है ना, मैं रात को ज़फ़ीर भाई को बता रहा था, मैंने कहा उसका आगाज़ पता है किस तरह करते हैं। सबसे पहले जो उसका आउटलुक देते हैं ऊपर ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसका आउटलुक पेश करते हैं कि देखें हम अकेले नहीं हैं, ये पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो बताते हैं कि 3% बड़ी बड़े ममालिक की जो है वो ओवरऑल जीडीपी डाउन हुई है, वहाँ पे ये क्राइसिस हैं, यूक्रेन का इशू है, मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस चल रहा है, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो मईशत है वो इस वक्त वो जो है वो ठीक नहीं है। और फिर नीचे से अपनी कहानी बयान करना शुरू करते हैं। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट होती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं हर साल पढ़ता है। जी फारूक भाई, अब बताइए। मायूसी इतनी बढ़ चुकी है यासर भाई कि मैंने इस दफ़ा का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, दिल ही नहीं किया कि उसको क्या हो पढ़ रहा के है इसमें। बंदा क्या करे। अब जो इस वक्त मुल्क की माशियत है इनकी समझ में आती है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। करना नहीं देखिए, चाहते। क्योंकि हमारा जो बजट की आप बात कर रहे हैं, तो बजट रात को हमारी यही बात हुई कि बजट तो बन के पहले से पड़ा हुआ है, वो सिर्फ उसको उन्होंने बयान करना है पार्लियामेंट में आके। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बजट हम तो बनाते ही नहीं है। और ये बदकिस्मती हमारी यही रही है हमेशा से कि हमने कभी मुल्क की मुफाद नहीं देखा। देखिए, हम मेरे साथ वाले मुल्क में क्या हो रहा है, मेरे साथ वाले घर में क्या हो रहा है, यार वो किस तरह खा रहे हैं, किस तरह पी रहे हैं, मुझे अपना देखना है।
ठीक है ना, उनके ज़राए आमदनी क्या है या उनके क्या मसाइल हैं, वो ठीक अपनी जगह है, लेकिन मुझे पहले अपने घर को भी तो ठीक करना है ना। तो हम दूसरों का जैसे सर्वे में बता रहे हैं, हम ज़ाहिर बात है पहले ग्लोबल बताएंगे ये मसला आया वहाँ पर, ये आया वहाँ, हमारे पास भी ये मसला है भाई। हमारे पास जो मसला है वो नाअहलियत का है। हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम रिसोर्सेज दिए हैं, अल्लाह ने हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतनी ज़बरदस्त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनिया भर ट्रैवल किया हूँ, अब यकीन जानिए कि जो IQ लेवल हमारे लोगों का है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कम मुल्कों में पाया हुआ। ठीक है, हमारे जो बच्चों का, हमारे नौजवानों का, हमारे लोगों का चीज़ को अंडरस्टैंड करना फौरी तौर पे 1+1 कर लेना, दे नो के कॉमन सेंस इज देयर एक्चुअली, लेकिन हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, उनको वो मौके नहीं दे पा रहे कि वो अपनी सलाहियतों का बाकायदा मुजाहरा कर सकें कि अब इस मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकें। अब मैशियत देखिए, हमारा जो बजट है, बजट में क्या है, क्या देखिए, हम घर का बजट बनाते हैं तो हमें पता होता है कि यार मेरी तनख्वाह अगर 2 लाख रुपए है तो उसे मुझे किस तरह सेटल करना है, किस तरह बजट बनाना है कि मेरा बिजली का बिल अगर 30,000 आता है, घर का किराया मेरा इतने का है, मेरे बच्चों की फीस इतनी है, कुछ अखराजात फिक्स होते हैं, उनको साइड पे करके फिर बाकी अखराजात को हम देखते हैं किस तरह पूरा करना है। अब अगर मैं जो बाकी पैसा बचा है 75,000 या 1 लाख वटेवर, और मैं अपने अखराजात कर लूँ 1.5 लाख रुपया, ठीक है, तो ये तो सूट ही नहीं करता ना। और 50,000 मैं आपसे मांगू, इससे मांगू, उससे मांगू, और कितने मांगता रहूं, खर्चा करता रहूं, फिर जब तकाजा शुरू होगा मांगने वालों का तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? वो 50,000 एक्स्ट्रा लेके, लोन लेके मैं बच्चों को याशियां कराता रहूं या खुद याशी करता रहूं, बच्चों को भी ना कराऊं, मैं अपने लल्ले तल्ले पूरे कर रहा हूँ, और पता चला वो अवाम है ना, बच्चे तो मैंने कहा मैं अपने खुद ही खर्चा खाने खिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और जब वापस करूंगा तो फिर क्या होगा कि वो 1 लाख से मुझे पैसे मजीद कम करने पड़ेंगे और बच्चों की चीखें निकलेंगी फिर तो भाई ये क्या हो रहा है, भाई खाने को नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो चीजें क्या है कि हम एक छोटा सा बजट घर का, उसी पे हमारी पूरी जो चाहे सूबा हो, शहर हो, मुल्क हो, हमारे बजट का तरीका का तो एक ही है ना, बेसिक सेम है ना। तो उन्हीं बेसिसों को लेके चले हम ये देखें कि यार हमारे जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, जो हमारे लल्ले तलल्ले हैं, अगर हम उनको कम करें, वो आपने अभी शुरू में जो बात की कि मिलजुल तो सिर्फ अवाम ही करती है ना, ये क्या करते हैं, यानी इनकी सेक्रिफिकेशन है क्या, कोई सेक्रीफाइस करते किसी चीज को नहीं करते। पार्लियामेंटेरियंस हो, सेनेटर्स हो, वुज़रा हो, कोई भी हो, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज देखें जो ब्यूरोक्रेसी में जो हाई एप्स के ऊपर हैं, हर जगह हर अदारे में उनकी तनख्वाहें, उनके लल्ले तलल्ले देखें आप, तो आपको अंदाजा होगा अरबों रुपए, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ हमेशा कि 1,500 अरब हम आराम से बचा सकते हैं इन अगर अल्लाह तआला को नीचे लेके आ जाएं, ठीक है ना। तो हम वो पैसे देखिए, हम लोन लेते हैं IMF से, IMF ने बजट बना दिया आपका, आपने जोश राय दी, उन्होंने आपने मनोवन तस्लीम की और आपने बजट पेश कर दिया। ये देखे बगैर कि इस बजट से अवाम को सहूलत है कि नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं सोचते। अभी बजट आएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसमें फिर इनके बहुत सारे कारिंदे होते हैं जो भी मीडिया पे आएंगे और अखबारों में आएंगे, क्योंकि उनके नंबर्स होते हैं, वो फिर इस बजट को साबित करने की कोशिश करेंगे कि अवाम, ये तो अवाम के लिए बजट आया है, ये तो बहुत अच्छा बजट आया है, क्योंकि जिनके अपने मफादा जाती होते हैं ना, वो कभी भी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ नहीं बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनको नाराज नहीं करना चाहेंगे, उनके अपने मफादात होते हैं। तो हमारा मसला यही है, देखिए कि हम अवाम की सहूलत के लिए क्या कर सकते हैं। बेसिक तो ये चीज़ है ना, हमारी जो अवाम, उसमें क्या क्या, पानी, बिजली, सेहत, एजुकेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन देखें, महंगाई, किस तरह प्रोडक्शन बढ़ाएं। देखिए डिमांड एंड सप्लाई की वजह से महंगाई बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन क्यों आता है, देखे ना, इसी वजह से आता है। तो क्या हमने कभी जो अनाज है उसकी सप्लाई इतनी की कि अवाम को पूरा करने के बाद में एक्सपोर्ट करें? बिल्कुल सही है, ठीक है, एक्सपोर्ट की जाती है और जो बच जाता है फिर वो आप दिए था हमको, हमने चीनी की एक्सपोर्ट शुरू कर दो भाई, ओके, अच्छा, हालांकि मैं तो चीनी के बनाने के खिलाफ हूं मुल्क के अंदर, तो बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि ये स्टेपल फूड नहीं है, बिल्कुल, और इसको हमने बना लिया 100, मैं कहता हूँ 5 रुपए किलो हो जाए। लेकिन चीज क्या है कि फिर आप बताएं ना, ठीक है, अब आपको जब आवाम चीनी मांगती है तो आप कहते हो जी 180 रुपए किलो है और आपको एक्सपोर्ट शुरू कर दो बजाय कीमतें कम लाने के, तो आप किनको उन जो 80-85 मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए कि ठीक है 80-85 लोग ही है ना, भाई इनको फायदा दे दो, 25 करोड़ आवाम गई भाड़ में, उसमें भी चंद लोग हैं जो टोटल कंट्री। अब आप देखिए ओवरऑल यही होता है हमारे इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि मेरे अकेले के लिए SRO निकल आएगा, क्योंकि मेरे जो मामलात हैं, मेरे ताल्लुकात आला लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, तो मेरे अकेले इंडस्ट्री के लिए SRO निकल आएगा, बाकी जाए भाड़ में भाई, ठीक है।
तो ये जब हम इस तरह आ जाते हैं ना कि अपने जो ताल्लुकात को और अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए अवाम को हम पीछे करके, तो देखिए ये ज़ाती मफादात को लेके जब चलेंगे तो इज्तिमाई मफादात को आप बस से पुश कर देते हैं और अवाम की सहूलत के लिए आप वो कोई ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि आपने अशराफिया की मदद करनी है। अभी भी देखें अशराफिया के बहुत सारे आप देखें आएंगे फायदे अशराफिया के लिए, ठीक है, बिल्कुल यही होनी वही आप देखिए बजट में होना क्या है, यही होना है, अवाम के लिए कुछ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले से जो लोग प्रिविलेजेस ले रहे हैं, पर्क्स ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तनख्वाह बराए नाम होती है, लेकिन बहुत सारे उसके अलावा बेनिफिट्स होते हैं और उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है, उनके लिए तो कोई भी चीज़ जो है वो खसारे में नहीं है। और ये शायद उन्हीं की अय्याशियाँ पूरे करते करते बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, फारूक भाई ने अभी तस्करा किया 20-20, 21 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, जिस इदारे में आप देखें बदतरीन कारकर्दगी है, उसके बावजूद अगर इतने इंसेंटिव और पर्क्स मिलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया में ऐसा कहीं होता होगा कि अगर कोई शख्स डिलीवर ना करता हो, नाअहल हो, उसको कभी भी ये मराते नहीं मिलेंगी, और जो कर भी रहा हो तो शायद इतनी मरातों का मुस्तहिक नहीं हो सकता। सलमान, आपकी तरफ आऊँगा ज़रा, अब ज़रा ये बात हो जाए, जैसे शऊर के हवाले से आप काम कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, लोगों को शऊर दिलाना ज़रूरी है हर एतबार से। तो सड़क पे चलने का लोगों को तरीका नहीं पता, घंटों घंटों ट्रैफिक जैम, अभी सुकादा शहर जो ट्रैफिक जैम की नज़र हुआ हुआ है। क्या आप समझते हैं, अब बजट की जैसे बात हो रही है, हुकूमत की तरजीहात में सब कुछ शामिल हो सकता है, ये शामिल नहीं हो सकता कि लोगों को तालीम दें और उनको शऊर दें? फरमाइएगा ज़रा। फारूक साहब ने बहुत खूबसूरत एक इस्तिआरा इस्तेमाल किया कि एक घर की जो बजटिंग होती है उसके मुशाबहत इसको देखिए, बिल्कुल सही बात फरमाई। दूसरी बात ये कि एक माशी शऊर भी होता है इंसान के अंदर, बहुत अच्छी बात आपने कही। और माशी शऊर सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर नहीं, गवर्नमेंट के अंदर भी माशी शऊर, जो हमारे वज़रा हैं उनके अंदर भी, सियासतदान है उनका भी माशी शऊर, जो कि माजरत के साथ नज़र नहीं आता, जैसे फारूक साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, क्यों नज़र नहीं आता? कि इसके दो बुनियादी कानून में बता दूं, किसी भी मुल्क के सियासतदान जो होते हैं उनमें दो बेसिक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। नंबर एक, उनका ऑनेस्ट और लॉयल होना मुल्क के साथ। नंबर दो, उनका कंपैटिबल होना, कंपैटिटिव होना, कि वो काबिल भी है कि नहीं। तो हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि अगर वो ऑनेस्ट है तो काबिल नहीं है, और काबिल है तो ऑनेस्ट नहीं है। बहुत अच्छी बात। दोनों का रिजल्ट जो है वो तबाही आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस दाने पर मुल्क पहुंच चुका है ना, अभी मैं बजट की जो प्री बजट है वो पढ़ रहा था, तो FBR का 20% से ज़्यादा खसारा था टारगेट कलेक्शन के अंदर। तो 20% तो वो खसारा रहा, 24% महंगाई चलती आ रही है, यानी कि जो चीज़ 100 रुपए की थी वो एक साल में 124 की हो रही है, आम आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब वो चीज़ जो 24% बढ़ रही थी ना महंगाई, अब वो 40% बढ़ेगी, क्योंकि वो 20% जो खसारा रहा है उसको भी वो कवर अप करेंगे। दूसरी बात, फारूक साहब ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि आपके अखराजात जो है ना उन पर नजर रखिए। गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, सिविल अफेयर्स। अगर वो मैनेजमेंट ऑफ द सिविल अफेयर्स में अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए बनिस्बत इसके जो कलेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को उठा के फेंक देना चाहिए, या ऐसी गवर्नमेंट को बिल्कुल कट डाउन कर देना चाहिए, ऑस्टेरिटी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, किस तरह कट डाउन करना चाहिए, इसके एक बुनियादी उसूल है, चाहे वो इंडिविजुअल के ऊपर हो चाहे वो मुल्क के दर्जे पर हो, कि आपकी आमदन बढ़ती हुई ट्रेंड भी होनी चाहिए और आपके अखराजात घटते हुए ट्रेंड पर। सिंपल एज दैट। एक बाल्टी है इकोनॉमी, इसमें कितना पानी लीक हो रहा है और कितना पानी डाला जा रहा है। अगर जो पानी डाला जा रहा है वो लीक होने वाले से कम है तो खाली हो जाएगी। अच्छी मिसाल। इससे ज़्यादा सिंपल करके नहीं बताया जा सकता। अभी हमारे मुल्क का अलमिया ये कि हम लोग बहस बराए बहस करते हैं, एक झूठ मैंने बोला, एक झूठ आपने बोला, अब हम इस पे बहस करेंगे कि तुमने ज्यादा सही झूठ बोला है, मैंने सही, ये नहीं बात करेंगे हमने सबने झूठ बोला। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो जो बजट डिस्कशंस होती हैं मसलों के साथ वो इसी तरह होती है। बिल्कुल सही कहा, यही है सलमान, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहस बराए बहस, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। आधी जिंदगी तो इसके ऊपर बहस करते हुए गुजर गई है और हर साल वही बातें हैं, वही सवालात हैं, कोई उसका नतीजा खातिर अब तक तो नहीं निकला। इस सब का बेनिफिट फारूक साहब ने एक और अच्छी बात की थी, बेनिफिट आवाम को नहीं पहुंच रहा। कि कोई भी अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर देखें तो कोई भी एक कत्ल या कोई भी अमल होता है, क्राइम होता है, वो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है, किसका बेनिफिशियरी कौन है। एग्जैक्टली, सबसे पहले अगर बजट आ रहा है और उसका बेनिफिशियरी कौन है, अगर वो आवाम नहीं है, दिस बजट इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यही इसकी बुनियाद है कि अगर ये आवाम की फलाह के ऊपर नहीं ये सब कुछ खर्च हो रहा। अब बहुत सारी टर्म्स होती हैं, अब मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो थोड़ा सा इसलिए भी और लगता है क्योंकि अब ज़रा बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं है कि ये जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर कल बात हो रही थी, ये क्या होता है, ये इसी में आपको फंसा देंगे। ये अपने जो अखराजात हैं, अब आपको जो फारूक भाई बड़े अच्छे अंदाज में उसके ऊपर तबसरा करते हैं फारूक भाई, कि ये जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर होना चाहिए, जो स्पेंडिंग होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है।
अपने जो दीगर जो आप कहते हैं ना हमेशा लल्ले तलल्ले वो चलते रहे हैं, उसके लिए फंड एलोकेशन होते रहेंगे और दीगर जगहों पे एलोकेशन करके। अच्छा, इसमें गिमिक भी बड़े होते हैं जो लोगों को नहीं पता होता कि फंड्स की एलोकेशन हो जाती है, यूटिलाइजेशन कब होती है, कहाँ होती है, किसी को नहीं पता। जी फारूक भाई, अब बताइए। देखिए, जब मैं बात करता हूँ तरक्याती गैर तरक्याती अखराजात, अच्छा ये गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स के जी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करेंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, उसके लिए फंड्स एलोकेट कर दिए, ये कर दिया, ओके। हम पे लोन है, ठीक है। अब वही दोबारा घर वाली मिसाल आ जाती है। अब मैं लोन लेके गाड़ी ले लूँ, यार मुझे उतारना है कैसे? मैं लोन लेके ब्रिज बना रहा हूँ, उतारेगा कौन इसको भाई? मैं लोन लेके इतने बड़े वो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, राइट? देखिए, हम जो फंड्स की एलोकेशन करते हैं ना, वहाँ करप्शन होती है। एलोकेशन तो कर देते हैं, वो पैसे भी जेब में चले जाते हैं। तो क्या अच्छा अगर हम 3 साल तक के लिए एक लॉक कर दें कि कोई तरक्याती अखराजात नहीं होंगे, कोई गैर तरक्याती नहीं होंगे, नेसेसरी की छोड़ के, और वो सारे पैसे लेके हम लोन उतारेंगे IMF के भाई, ठीक है? क्योंकि वैसे पैसे खाए जाते हैं ना, उस तरह कम से कम पता होगा हमें हिसाब किताब। ये 7,000 अरब रुपया जो है ना, ये अब हम जो दे रहे हैं ना 8,000 अरब रुपया सूद की मद में, ये जो हमने तरक्याती अखराजात के लिए पैसे रखे थे ना, वो मिला के ये करके हम सारे पैसे लोन उतार रहे हैं, ठीक है? हम मिलजुल के काम करते हैं। आप अपने अखराजात थोड़े कम कर लो, हम आपके तरक्याती अखराजात नहीं लेते भाई, चलो राइट, मुल्क के लिए काम करना है ना, ये मिलजुल तो ये हो ना। तो अब आप तरक्याती काम भी ना करें और अपने अखराजात को और बढ़ा लें। अभी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अभी देखिएगा, अभी इनका बिल आ जाएगा, MNA MPA सेनेटर्स के, इनकी मराद बढ़ेंगी, वो सब इकट्ठे होके उसको पूरा इंडोर्स करेंगे, सब इंडोर्स करेंगे, ठीक है? अब आप एक छोटी सी बात को एग्जांपल दूं, एक जो MNA 1 करोड़ रुपया उसको बिजली मिलता है जी, मेडिकल। अब 1 करोड़ रुपया मिलेगा, अब उसका सारा घर बीमार रहेगा साल भर, क्योंकि वो बिल जा रहे हैं, वो करोड़ रुपया लेना जरूर है, ठीक है? वो पैसा मेरा और आपका जा रहा है उनके पास। इसी तरह गुजरा है, उनके सारे घर वाले बीमार है, किसी को कैंसर किया हुआ शो, किसी को कुछ शो किया हुआ, वो पैसे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये फंड तो मुझे मिलना है, तो मैं लूं उसको भाई, क्यों ना लूं उसको? जितने लोग भी इन जगहों पे जाते हैं वो सारे खुशहाल लोग जाते हैं। आप मुल्क की खिदमत करने आए हो, ठीक है? तो खिदमत करो ना, आप तो लूटने आए हो, अब तो लूट रहे हो, आप तो सारी मराद ले रहे हो, आप तो अच्छे घर से हो, आप जिम्मेदार हो, आप बिजनेसमैन हो, आप सरमायादार हो, आपने मुल्क को देना है, इनसे लेना नहीं है। अगर केजरीवाल जो है दिल्ली गवर्नमेंट वाला 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, पानी, आप देखें ना उस स्कूलों का हाल देखें, स्कूल फ्री, हर चीज फ्री, कैसे किया उसने? विलिंगनेस है ना, वो खिदमत करने आया ना, उसे लूटा क्या? हमारे यहाँ तो वादे किए गए ना, दोनों जमातों की तरफ से हुए थे, 300 यूनिट फ्री देंगे, उल्टा सोलर पे भी टैक्स लगा दिए, सब पे टैक्स लगा दिए, और ठीक है? ये अवाम हमारी जो है ना, बेसिकली जो दूध पीती है ना, उसमें प्रॉब्लम है। उससे क्या हो गया कि अवाम शऊर से बिल्कुल हट गई है, ठीक है? उनको कोई शऊर अब नहीं रहा, आरी हो गए कि यार ये हमारे लिए अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है, और वो उसी गुलामी की उसमें, वो आपको याद है कि वाकया ना, वो जो क्रॉस करने का, नहर ब्रिज क्रॉस करने का, वो लित्तर पड़ते थे, तो वो इकट्ठे हो गए, तो बादशाह से शिकायत की कि बादशाह में लित्तर जरूर मारे, क्योंकि बंदे बढ़ा दें, क्योंकि यार हमें जो है ना, हाँ, वक्त जाया होता है हमारा। तो हमारी आवाम एक्चुअली उस नहज पे पहुंच चुकी है कि जी आप हमें जरूर मारो, लेकिन यार थोड़ा सा जरा बंदे बढ़ा दो, या कुछ साए में रख के मारो यार, थोड़ा मतलब धूप है, गर्मी है, प्लीज। तो हमारी आवाम का भी यही है कि उनको भी शऊर नहीं है, उनको बिल्कुल आगही है, तो करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे मसाइल पैदा कर दिए गए हैं इन अशराफिया ने, हुक्मरानों ने, और यही हुक्मरानों तबका जो है 700-800 खानदान हमारे मुल्क में मुसल्लत है। हर दफ़ा आते हैं कि देखें जी हम आके 5 साल में इतने अच्छे काम करेंगे कि पूछे नहीं, फिर वो 5 साल हो जाते हैं या 3 साल हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, हम करेंगे, आपकी फिक्र नहीं करें, फिर वो आ जाते हैं। हम जाहिल कौम है, हम फिर उन्हीं को वोट देते हैं, हम फिर उन्हीं को लेके आते हैं, और हम किसी ऐसे अच्छे आदमी को वोट नहीं। देखिए, वोट एक अमानत होता है। मैं वोट कभी जमात को नहीं देता, किसी सियासी जमात को, मैं उस शख्स को दूंगा भले वो हारे। बिल्कुल सही है। देखिए, वोट अमानत है। आपने देखा ये अच्छा आदमी कौन है, भले आ जाए, मुझे अल्लाह ने पूछना है तुमने इस जमात, अगर किसकी फस्तायत वाली जमात है, अगर मैंने उसको वोट दे दिया तो मैं शामिल हो गया उस काम में, तो मैं ऐसे अच्छे आदमी को वोट दूंगा, मैं यासर भाई क्यों ना वोट दूं यार, भले हार जाए, मेरा वोट तो सही जगह गया ना, तो हमें अपने इनर कॉन्शियस जो ज़मीर के मुताबिक सोचते हुए फैसला करना है कि हमें किसी सियासी जमात से नहीं, हमें देखना है कि मेरे मोहल्ले का, मेरी जगह का अच्छा आदमी कौन है, उसकी तहकीक करें, उसकी तहकीक करें इसकी। सलमान साहब, ये ज़रा फरमाइएगा, जैसे अभी फारूक भाई ने बात की, अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं हमेशा कहता हूँ शऊर पर आकर ख़त्म होती है कि कैसे ये बात समझाई जाए। बार बार यही कुछ होता रहता है कि ये सब कुछ आदाद व शुमार पेश किए जाते हैं, लोगों को फंसाया जाता है सब कुछ, और उसके बाद हाथ लोगों के कुछ नहीं आता। शऊर क्योंकि नहीं है,
सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए यासर, एक वो मिसाल दी जाती है ना, कलौंजी 100 बीमारियों की दवा है, तो आगाही जो है वो 1000 बीमारियों की वाह, बहुत खूब। बिल्कुल ना सही दवा है। कहा। आगाही से बड़ा कोई जो है ना वो दवा नहीं है इंसान के लिए, कोई चीज़ बेहतर नहीं। बिल्कुल सही। जिसमें आगाही में इल्म भी आ जाता है, जानकारी भी आ जाती है, गौर व फिक्र भी आ जाता है, शऊर भी आ जाता है। और शऊर एक बहुत बुलंद टर्म है, उससे निचले दर्जे पे एहसास एक दर्जा कहलाता है। हमारे कौम में एहसास ही नहीं है। एहसास ही नहीं। अच्छा, एहसास क्यों नहीं, उनको पता नहीं है। अच्छा, पता क्यों नहीं, उनको बताया नहीं जा रहा। अच्छा, बताया क्यों नहीं जा रहा, जो बताने वाले हैं वो खुद गाफिल है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये साइकिल चलती रहेगी जब तक इसको तोड़ा नहीं जाए। बिल्कुल सही। इस जुल्मतों की जंजीर को तोड़कर आगाही के कटर से बाहर निकल के इंसान जब तक हमारी कौम नहीं सोचेगी नहीं। अभी मैं सुन रहा था कि वो फैसल वावडा साहब फरमा रहे कि डंके की चोट पर प्राइवेटाइजेशन होगी और होगी और होगी और होगी। मतलब ये किस किस्म की न्यूज़ हम लोग, ये हमारे पॉलिटिशियन बातें कर रहे हैं, मतलब वो खुशी महसूस कर रहे हैं कि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन हो। ये तो अच्छा है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है वरना तो मेरी नज़र में तो ये जुमला कहना टीवी पे आके कि मुल्क में प्राइवेटाइजेशन होना ही हमारी नाअहली की बहुत बड़ी दलील है। क्या आप एक इदारे को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो? अच्छा, उस इदारे की प्रॉब्लम क्या है? वो ओवर एम्प्लॉयड है, उसकी सैलरी कॉस्ट ज्यादा है, किसको नहीं पता। मतलब बच्चे को भी पकड़ के पूछोगे ना कि पीआईए बता देगा प्रॉब्लम क्या है, इसको निकाल दो की। ये 24, अच्छा एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, पीआईए के अंदर 24,000 एम्प्लॉयज के करीब भर्ती की उन्होंने। 50 एयरक्राफ्ट है उनके पास। 50 भी नहीं, वो भी अब तो 35 चल रही है, बाकी सब ग्राउंडेड है। वो मेरे इल्म में है। जापानीज एयरलाइन जल, जिसको हम कहते हैं जेएल, उसके पास 400 एयरक्राफ्ट है एंड दे हैव 18,000 एम्प्लॉयज। ऐसा ही पूरी अब दुनिया ये अकल के अंधे को भी नजर आ रहा है। दूसरी बात, आप डिपार्टमेंट खोलते जाते हो, अपने जनरल मैनेजर्स अपने बंदे बैठाते जाते हो, उनको बजट एलोकेट करे जाते हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कोर का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, वो नकली बिल बनाते जाते हैं, पैसे खाते जाते हैं। एंड ऑफ द ईयर जी पीआईए 8 अरब खसारे में। 8 अरब कहाँ से आएगा? फेडरल गवर्नमेंट देगी। फेडरल गवर्नमेंट में कौन बैठा हुआ है? आप ही के ताया पप्पा बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अब ये एक्सपोज हो गई ये चीज़। अच्छा, अब इन्होंने हल्के ढूंढा कि अच्छा जी हमसे हैंडल नहीं हो रही तो इसको प्राइवेटाइज कर दो। स्टील मिल का बोल रहे हैं प्राइवेटाइज होगी, फिर वो कह रहे थे कि एयरपोर्ट्स भी सारे जो है वो हम सबलेट कर देंगे। तो सभी कुछ सबलेट कर दें, मुल्क भी सबलेट ही कर दें, हांगकांग बना दीजिए इसको। लेते तो यही है। तो अगर ना अहल है तो फिर हट जाएगी ना भाई, हटना नहीं है। और अब बजट जो ये आ रहा है, ये बजट पब्लिक नहीं है, ये आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि भाई ये हमारी मजबूरी है, IMF ने हमें फंसा दिया है तो अब हमने आपके ऊपर लागू करना है। अच्छा, अगर IMF का प्रेशर नहीं होता तो और बुरा हाल करते, क्योंकि मिसमैनेजमेंट है, नाअहली है। ऐसा ही है। पॉइंट ये कि ये शऊर जब तक नहीं आएगा, जब तक आवाम को आगाही नहीं मिलेगी। अच्छा, आगाही कैसे देंगे? हम जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आपका और हमारा काम है कि हम चैनल पे बैठे हुए हैं और आगाही दे रहे हैं, तालीमी इदारे आगाही देंगे। अच्छा, एक और फैक्टर खुल गया कि बहुत सारे नौजवान जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं कि उनको यहाँ तालीम और वो आगाही नहीं मिली, तो बाहर जा रहे हैं, वहाँ से शऊर लेके वापस आ रहे हैं। तो ये इर्तिका होता है हर कौम का, इस प्रोसेस से गुजरती है। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, बकौल इकबाल के। तो हमें कहते हैं नाउमीद नहीं होना चाहिए। वक्त आने पर यही कौम जो है वो बाशऊर होकर निकलेगी और फिर ये सब छांटी हो जाएगी। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आपने कहा है। वरना ये जितना वक्त हमें लग चुका है ना, ख्याल ये है कि अब इस दौर में, पहले अगर 18वीं सदी की बात करते हैं ना, चीज़ें बड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती थी, टेक्नोलॉजी इस लेवल पे नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन का ये मयार नहीं हुआ करता था और बहुत सारी जो वसाइल इस वक्त हैं इंसान को वो दस्तियाब नहीं थे, शायद इसलिए वो बहुत स्लो होता था। लेकिन आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कि स्टडी कर रहा था जिन्होंने सिर्फ 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर वो शिफ्ट आया है या वो टर्न अराउंड उनकी इकोनॉमी में आया है कि आप हैरान रह जाएंगे। ज़्यादा दूर ना जाए, अफगानिस्तान के अंदर देख लें, बात बहुत आगे जाएगी। अभी एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, जनाब फारूक अफजल साहब और सलमान राजा साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है इस हवाले से बात कर रहे थे। फारूक भाई, कुछ देर पहले जो मौजूद ज़ेर बहस था और ब्रेक के दौरान था, लोग पता नहीं शायद इस बारे में भी जानते हों या ना जानते हों, लेकिन जो जिस तरह के शाहाना अखराजात हैं इसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। दुनिया भर की मैंने ब्यूरोक्रेसी भी देखी, काम करने वाले भी देखे और बड़े काबिल ऑफिसर्स को भी देखा जो इनसे हज़ार गुना बेहतर हैं, काबिल लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने इदारों में जहाँ जहाँ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली दुनिया के मिसाली इदारे बनाए, हमारे यहाँ मिसाली करप्शन के जो है जगहें बनाई हैं
और क्या लाइफस्टाइल रहा है, जैसे भी बात हो रही है, तस्वुर किया जा सकता है कहीं कि ये तो जैसा भी आपने एक तस्करा किया, एक साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, बड़े अफसर, तो वो पानी की बोतल जो है ना वो इंग्लैंड में और वो फ्रांस में सिर्फ दस्तयाब होती है, और मखसूस ब्रांड का पानी है जो मैंने किसी यूरोपियन को कभी इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, उनकी रीच से बहुत बाहर है वो पूरे जो है वो आते हैं, कंसाइनमेंट आती है पूरे महीने की, 6 महीने की, तो वो सिर्फ पानी मखसूस ब्रांड का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, कैसे हम मुल्क चलाएं? देखिए मैं आपको 90s की बता रहा हूँ, उस ज़माने में पेरियर वाटर होता था, आज भी होता है। हमारे ब्यूरोक्रेट, कई ब्यूरोक्रेट जो हैं वो पेरियर वाटर इससे इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में ये बता रहा हूँ मैं, अर्ली 90s में वो 350 या 400 की बोतल होती थी, छोटी जो 250 ml की, ग्रीन कलर की, ठीक है। अब वो बोतलों के क्रेट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये इतने वो शहाना पैदा हुए हैं कि जी वो पेरियर वाटर के अलावा इस्तेमाल नहीं करेंगे मुझे, ठीक है। किसके अखराजात पे? मेरे आपके अखराजात पे। अभी मैं 93 की बता रहा हूँ बात, एक बड़े अच्छे एक्सपोर्टर, मिल ऑनर, मतलब मिल के मालिक, वो उस ज़माने में पिकिक के चेयरमैन थे, उनसे मिलने गए, मुलाकात के लिए गए, यू नो, और ये 93 की बात है। और वो कह रहे उनका पीए आया, DHL की रसीद लेके आया कि सर आपके सूट जो है वो चले गए हैं। तो फिर उन्होंने बताया हमारे उन दोस्त को कि भाई असल में मैं यार सूट मैंने वहीं से ख़रीदे थे, तो मैं अपने सूट जो है ना वहीं ड्राई क्लीन कराता हूँ, वो जाते हैं फिर वहाँ से आ जाते हैं, यहाँ तो यार ख़राब कर देंगे, इतने महंगे सूट्स होते हैं। आप मुझे बताइए कि एक सेक्रेटरी जो लेवल का जो आदमी होता है 21वें ग्रेड का, उसकी उस ज़माने में तनख्वाह क्या होती होगी? यार आप लगा लें, आप 2 लाख भी लगा लें, हालांकि नहीं होती उस वक्त, ठीक है। 2 लाख वाला आदमी और जिसकी 2.5 अरब की एक्सपोर्ट हो, वो अफोर्ड नहीं करता, वो ऐसा, आई मीन दैट, वो सोचता नहीं ऐसा। और आप आपके पैसों से वो सूट बाहर से खरीदते हो महंगे, आपकी औकात क्या है, और फिर आप उसको ड्राई क्लीन बाहर बेचते हो। ये उस जमाने के, आज के खराजात क्या होंगे और आज के लल्ले तलल्ले क्या होंगे, आप सोच सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। हमारे, मैं बताऊँ, कोरिया का मैस्टर यहाँ जो कौंसल जनरल था, ये जब यहाँ से गया, पिछला जो था यहाँ पर, उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी, यू नो, और वो पता उसने बताया कि वो जब जाएगा ना सर, उसका 2 कमरों का मकान है, वो दोबारा जाके किसी से मिलता भी नहीं है। बिल्कुल सही। वो यहाँ गवर्नमेंट के उस पर रहता है, लेकिन वहाँ उसका 2 कमरों का फ्लैट है, हकीकत बताया, 2 कमरों का फ्लैट है। एंड देन उनकी सोशल लाइफ कुछ नहीं होती, वो कट के बैठे रहते हैं जी, क्योंकि वो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, राइट। हमारा कोई ब्यूरोक्रेट जरा रिटायर तो हो ना, रिटायरमेंट से पहले माशाल्लाह क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद तो फिर जो पैसा रखा होता है वो खोल के सामने लेके आते हैं, फिर वो उनके और खर्चात और शहाना में जाके घर जी बच्चे वहाँ पे सर 4-4 हज़ार गज के घर देखे मैंने ब्यूरोक्रेट्स के, 1-1 एकड़ के, 2-2 एकड़ घर देखे हैं, फार्म हाउसेस देखे हैं। कहाँ से आया पैसा? कोई पूछने वाला है इस जगह पे? कुछ नहीं है पूछने वाला। देखिए मैं आपको, रात को हमारी बात हो रही, उससे पहले मेरी आपसे तो बात हुई थी। देखिए हमें जो निज़ाम है ना वो तब्दील करने की ज़रूरत है, हमें रिफॉर्म्स नहीं चाहिए। रिफॉर्म्स वहाँ होती है, मैं पहले भी कहता हूँ कि जहाँ निज़ाम ठीक है, थोड़ी नोक पलंग सवार के हम इसको ठीक कर लें, ठीक है। अब हमें ये निज़ाम ही गलत है, बिल्कुल ऐसा ही। हमारा जो माशी निज़ाम है ये हमें जाना पड़ेगा इस्लामी निज़ाम में। ये आगे वाली बात कर रहे हैं ना, शऊर, आपकी शऊर की बात बताऊँ आपको मैं, शऊर देंगे अवाम को कि भाई, या मैं और आप भी शऊर लेना कि भाई इस मुल्क की बका जो है, इस दुनिया की बका भी इस्लामी माशियत निज़ाम में। बिल्कुल इस्लामी निज़ाम में सर इनकम पे टैक्स नहीं है, इनकम पे टैक्स नहीं है, आपके वेल्थ पे टैक्स है। हम ज़कात किस पे देते हैं? वेल्थ पे देते हैं ना, ठीक है। जितनी भी जो अवामुल नास की चीजें ना, ये पहाड़, ऑयल, गैस, माइंस, ये मेरी और आपकी मिल्कियत है, ये आप किसी इंसान को नहीं बेच सकते। अगर आप उसको बेचेंगे तो उससे क्या होगा कि वो फायदा उठाएगा जो आज चल रहा है। बिल्कुल सही है, आज चल रहा है। हम अगर इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो मैं और आप स्पेंडिंग करेंगे, मनी की सर्कुलेशन होगी, मनी की डिस्ट्रीब्यूशन सही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ठीक होगी, कारोबार चलेंगे, लोगों को पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि इनकम पे टैक्स लगा दो, वेल्थ पे टैक्स नहीं लगाते, राइट। एग्रीकल्चर 40% हमारा जीडीपी का है, ठीक है, उस पर सिर्फ 1% टैक्स है, राइट। अव्वल तो एग्रीकल्चर पे भी हमारा सही किस्म का उशर ढल जो इस्लामी निज़ाम के तहत लगाया जाए, हमें मजीद टैक्सों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वेल्थ टैक्स लगाएं। देखिए जो वेल्थ का टैक्स है, मैं जब देखूंगा मुझे वेल्थ पे टैक्स देना पड़ेगा, मैं पैसे को कारोबार में लगाऊंगा, मैं उसको खर्च करूंगा। जब खर्च करूंगा तो पैसा कहाँ जाएगा? हर एक के पास पैसा जाएगा, कारोबार बढ़ेगा, ठीक है। हमें ये करना पड़ेगा। और हमें जितनी माइंस बेच रहे हैं, हम ऑयल गैस के वेल बेच रहे हैं, हम रिकोडिक बेच रहे हैं, हम सब बेच रहे हैं, यार ये हमारी आपकी प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट उसको चला के अवाम को सहूलत देने के लिए उसको बगैर प्रॉफिट के पहुंचाए। आपको बेच रही है वो तो सारी चीजें, आपको उसकी कीमत कब तक बेचेंगे? मतलब फर्ज करें जो प्राइवेटाइजेशन का भी ये लोग ड्राइव चला रहे हैं, वो हो गया प्राइवेटाइज, अब अगले 5 साल बाद फिर क्या करेंगे?
फिर किसको प्राइवेटाइज, आवाम को प्राइवेटाइज कर देंगे, ऐसे ही करेंगे कि किस चीज़ को प्राइवेटाइज करेंगे? ये हल नहीं होता। आपने बिल्कुल सही फरमाया फारूक साहब कि ये हल नहीं होता। आपको ये सेंस करना पड़ेगा कि हमें अपनी इकोनॉमी को रीवैम्प करना पड़ेगा, रिफॉर्म नहीं, पूरी इकोनॉमी को रिवैम्प करना पड़ेगा, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना पड़ेगा। लेकिन ना, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि काबिलियत नहीं है तो सारे बातें कर नहीं पा रहे। कोई इंसान कोई चीज़ क्यों नहीं कर पाता जब काबिल। एक चीज़ और सलमान, इसमें सारी चीज़ें आउटसोर्स की हुई हैं। आप ये देखें कि इससे कि इनको इस हद तक ये वो हो चुके हैं कि इन्होंने जो हेल्म ऑफ अफेयर्स को चलाने के लिए भी जो है बाहर से बंदे मुलायम हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने फाइनेंस को देखना है तो उसके लिए बाहर से बंदा बुलाया है और उससे लाकर आप सर्विसेज ले रहा है। इससे ज्यादा और क्या मैं इस बात वही आया थी ना कि क्या लोकल बंदा कोई कंपैटिबल नहीं है आपके पास, कोई कंपेटिटिव नहीं है। मैं 3-4 इंडस्ट्रियों से मुंसलिक हूँ, दोस्त अहबाबों के जरिए भी और ज़ाती तौर पे भी, कारोबारी तौर पे भी। तो उन 3-4 इंडस्ट्रीज़ को तो मैं देख रहा हूँ कि वो कोलैप्स करती हुई मुझे नजर आ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल हो चुका है, ये आप सबकी नज़र में। मेटल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर चुकी है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गाड़ियों की, ऑटो पार्ट्स की, वो आपके सामने कितनी बुरी तरह कोलैप्स कर चुकी है। एक प्रोजेक्ट मेरे सामने थे कि गाड़ियों के टायर बनने के 1-2 कंपनीज लगनी थी, बहुत बड़े पैमाने पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा था, वो सारे प्रोजेक्ट रुक चुके हैं। बिल्कुल ऐसा। जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनसे मेरी गुफ्तगू होती है, वो हमें ये कह रहे हैं कि मैंने या तो सौदी अरब में कंपनी खोल ली या मैंने दुबई में कंपनी खोल ली। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल, 1-2 पे मैं नहीं ये क्या सराही कर रहा, बहुत सारे मैं दसियों को जानता हूँ जिन्होंने दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली है, अपने पेमेंट्स भी उधर ट्रांसफर करना, टैक्स सेविंग भी हो रही है उनको, और वो वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब इतने इंसेंटिव दे रहा है कि आओ लगाओ फैक्ट्री, 25 साल के लिए हम आपको वीज़ा देंगे, हम आपको रेजिडेंस, सब लोग वहाँ लगा रहे हैं। तो ये कब इनको एहसास होगा, हमारे सियासतदानों को जो बातें करते फिर रहे हैं, कि जब सब निकल जाएंगे यहाँ से, सब चले जाएंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, कैपिटल ड्रेन हो जाएगा, मनी ड्रेन हो जाएगा, तो फिर इनको एहसास होगा। एसेट्स तो ड्रेन कर ही रहे हैं आप, प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। सो दे नीड टू वेक अप। अब तो वेकअप वाली बात नहीं, तो झंझोड़ के उठाने वाली बात है, मुकाम आ चुका है। इफ दे डोंट, तो मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा, उसका खमियाजा जो भी होगा वो भुगतेंगे आप, हमारी कौम भुगतेगी। कौम तो भुगत रही है ना, भुगत चुकी, सब कुछ हो गया। अब तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अब तो तबाही आपने फेर दी, वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर गए ना, कि जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो सकती थी और रीबिल्ड हो सकती थी सारी चीज़ें, अब तो आप देख रहे हैं वे आउट, ऐसा लगता है कि ढूंढ रहे हैं कि कैसे। अभी जो मैं एक चीज़ और अर्ज करता चलूँ, जब हम शऊर को स्टडी करते हैं ना, तो उसमें एक बुनियादी उसूल ये होता है, कानून ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ता है कि जब कम इल्मी होती ना, जहालत प्रिवेल कर रही होती किसी जगह पे कुछ लोगों में, तो वो कभी भी डिसीजन को, किसी प्रॉब्लम को ओन नहीं करते। व्हाट दे डू इज, वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करने लगे। अब जरा थोड़े से हम पीछे पिक्चर में निकल के अपने मुल्क की सूरत हाल देखें। हमारे सियासतदान, हमारे इदारे, हमारे जो भी हैं, ये इसकी वजह से हुआ, ये आपकी वजह से हुआ, ये आपकी वजह से, फलाने की वजह से हुआ। औरंगजेब साहब फरमा रहे थे, हमारे वजीर खजाना साहब, कि उनका बयान है कि आप सबको टैक्स देना होगा, कोई मुकद्दस गायें जो है नहीं है मुल्क में। मेरा एक सवाल है, कौन है वो मुकद्दस गायें? कौन है वो भी तो नाम लीजिए, आप आगे बयान कीजिए, आवाम को बताइए कि कौन है वो मुकद्दस गाय जो टैक्स नहीं देती है, आप उनको भी देना पड़ेगा। बयानबाजी और कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। बजट अभी 2 दिन में आ जाएगा, आज ही आ जाएगा, और कल तक उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई कितना उन्होंने मुकद्दस गाय को पकड़ा है और कितना आवाम को बकरी बनाया। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। डिलीवर क्या करेंगे, क्या इंसेंटिव होगा, ये तो आगे की बात है। खैर, आज तो सारा दिन है इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, वक्त क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट का जो है वो खत्म हुआ। तो जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब फारूक अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और आज आपसे सारा दिन जो है वो रात पर रहेगा जब तक बजट होगी। ये भी एक फॉर्मेलिटी है, पूरी करना जरूरी है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग।